बीजेपी के लिए आथू, बीजेपी के लिए आथू, बीजेपी के लिए आथू आथू आथू। इस हिसाब से तो पूरे हिंदुस्तान पे बुलडोजर चला दो और सारी तरफ से मूर्तियां निकाल दो, ये सब माहौल बन जाएगा। पूरे हिंदुस्तान पे बुलडोजर चला दो, कोई घर ना छोड़ो। और सबसे पहले सेंट्रल विस्टा पे चलाओ, जो ये 22,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा मोदी के लिए बन रहा है, इसके नीचे भी राम जी की मूर्ति निकलेगी, हनुमान जी की मूर्ति निकलेगी। ये सेंट्रल विस्टा को पूरा तहस नहस कर देना चाहिए। बीजेपी के मुख्यालय के नीचे भी हनुमान जी की मूर्ति है, हम वही ढूंढने जा रहे थे। आज हमें बुलडोजर दे दो, हम सबसे पहले बुलडोजर पे बैठेंगे और बीजेपी के मुख्यालय पे बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि हमारे हनुमान जी को इन्होंने नीचे कैद कर रखा है। हम उन्हें वहां पे रिहा कराएंगे और हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति बनाएंगे। हमको सपने में आया था, नरेंद्र मोदी सपने में आए थे। नरेंद्र मोदी ने वो सपने में आके बोला कि मेरे मुख्यालय पे बुलडोजर चलवा बेटा, मेरे बुलडोजर चलवाएगा मुख्यालय पे, और जहां हमने अपनी बैठक बना रखी है वहीं पे आपको हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी। तो हम सारे कांग्रेस के सिपाही, आगे हथौड़े भी थे हमारे पास, कि हम हथौड़े बुलडोजर लेकर के कार्रवाई करवाते। और नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला सपने में आकर के, मेरे सपने झूठे नहीं होते मोदी जी, आपकी कसम, आपके कार्यालय के नीचे हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी। आज हमारे को पुलिस वाले यहाँ पकड़ के लाठियां मार रहे हैं। अरे पुलवामा में जाओ, देश के सिपाहियों को बचाओ, जहाँ पे सीज फायर का पाकिस्तान लगातार उल्लंघन करता है, वहां तुम्हारे से कुछ होता नहीं है। और नरेंद्र मोदी की सरकार अजगर है, नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार अजगर है। अजगर और सांप को जब भूख लगती है तो अपने अंडे भी निकल जाता है, उसी प्रकार ये देश की जनता को निकल रहे हैं। छोटे कमरे से इनके बलात्कारी बैठे हुए झांकेंगे, हर कमरे में, हर कमरे में देश का एक मुद्दा दफन है। ताजमहल के हर कमरे में देश का मुद्दा दफन है। हम तो कहते हैं ताजमहल का हर दरवाजा खोलो और मुद्दे को सॉल्व करो। ऐसी नंगी सरकार 70 सालों में न कभी आई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद ESBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, 9 नवंबर 2019 को जब बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया और फ़ैसला एक दूसरे फ़रीक़ के हक़ में गया था, उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद अब हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद की सियासत नहीं होगी। शायद ये कहने वाले या तो बहुत नादान थे या बहुत ही चालाक, क्योंकि जिस तरह से 2019 में बाबरी मस्जिद का जो फ़ैसला आया, उसके बाद से उस अदालत के फ़ैसले ने हिंदू तंजीमों के लिए एक नई राहें खोल दी और उनको ऐसे मौक़े दस्तयाब कर दिए जिसकी वजह से वो जितने भी मुतनाज़ात मस्जिद इनकी लिस्ट में हैं, इनकी फ़हरिस्त में हैं, उसके ऊपर इनको दावा करने का मौका मिल गया और वहाँ से एक नई कहानी एक की शुरुआत हो गई। क्योंकि आप पिछले लगातार 4-5 दिन से बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला न्यूज़ों के ज़रिए देख रहे हैं, उसमें हालात के हिसाब से जो बातें हो रही हैं और जिस तरह से, और ये ज्ञानवापी मस्जिद का मसला यूं तो 1996 से पहले का है, क्योंकि उस वक्त भी वहाँ की कुछ हिंदूवादी तंजीमों ने इसके ऊपर कोर्ट में केस दाखिल किया था, मगर कोर्ट ने उस केस को ख़ारिज कर दिया। और वहाँ जो कहा जाता है मस्जिद को लगकर जो एक मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसमें हिंदुओं ने पिछले अप्रैल में 5 औरतों ने मिलकर एक कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की कि उनको वहाँ पर रोज़ पूजा का मौका दिया जाए, क्योंकि इस वक्त कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक वहाँ पे साल में सिर्फ़ एक बार नवरात्रि के टाइम पे वहाँ पे पूजा के लिए वक्त दिया जाता है। तो उसको लेकर 5 ख़वातीन ने कोर्ट में पिछले अप्रैल में एक दरख्वास्त दाखिल की थी। और आप एक बात जानने की कोशिश कीजिए कि जो 5 ख़वातीन ने अर्ज़ी दाखिल की थी, उनमें से एक खातून का ताल्लुक़ दिल्ली से था और बाकी की जो 4 ख़वातीन थी उनका ताल्लुक़ बनारस और बाकी उत्तर प्रदेश के हिस्सों से था। तो ये अचानक 5 ख़वातीन उठती हैं और एक कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करती हैं कि इनको रोज़ाना वहाँ पे पूजा का मौका दिया जाए, और कोर्ट ये अर्ज़ी उनकी सुन भी लेती है, कबूल भी कर लेती है और फ़ौरन उसके ऊपर एक फ़ैसला बनारस की एक निचली सतह की कोर्ट जिसको कहा जाता है, वो एक ऑर्डर भी पास कर देती है कि पूरे ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया जाए।
हालांकि जो अर्ज़ी दाखिल की गई थी उसमें सर्वे की बात नहीं की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि हिंदुओं को वहाँ पे रोज़ाना पूजा का मौका दिया जाए, मगर कोर्ट जो फ़ैसला करती है कि पूरी मस्जिद का सर्वे करवाया जाए और मस्जिद के नीचे जो 4 तहखाने हैं उनका सर्वे करवाया जाए, और अगर उस मस्जिद के जो तहखाने हैं अगर उनकी चाबी नहीं मिलती है तो उन तालों को तोड़कर वहाँ का सर्वे करवाया जाए। कोर्ट ने ये 1991 का जो रिलीजियस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया था बाबरी मस्जिद के वक्त कि ये बाबरी मस्जिद का मसला पुराना है, इसलिए इस वर्शिप एक्ट के तहत इस बाबरी मस्जिद को अलग रखा गया और बाकी तमाम जितने भी मसाजिद और मंदिर हैं उनको इस रिलीजियस एक्ट में शामिल करते हुए 15 अगस्त 1947 के वक्त जो ढांचा जिस तरह का था और जो फ़रीक वहाँ पे जो पूजा कर रहा है या नमाज़ पढ़ रहा है उसको जूं का तू बरकरार रखा जाए, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, ना उसके ऊपर कोई अर्ज़ी कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। अगर कोई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल भी करेगा तो उसकी अर्ज़ी को ख़ारिज किया जाएगा। उसके बरखिलाफ़ उत्तर प्रदेश की एक निचली सतह की जो कोर्ट है वो इस अर्ज़ी को कबूल भी कर लेती है और उसके ऊपर फ़ौरन से एक कमीशन बिठा दिया जाता है और कहा जाता है कि पूरी मस्जिद का सर्वे किया जाए और एक एक चीज़ को खंगाल के देखा जाए कि उसकी दीवारों पे क्या था, उसके तहखानों में क्या था और उसके हौज़ में क्या था वगैरह। हालांकि ये बात कोर्ट ने नहीं कही थी। कोर्ट को ख़ुद ये नहीं मालूम कि जो ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसका रकबा कितना है और कहाँ तक उसका रकबा है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई एक मंदिर भी है, काशी विश्वनाथ मंदिर जिसको कहा जाता है। तो कोर्ट के ये हुक्म आ गया फ़ौरन कि आप इसका सर्वे करवाइए और एक कमिश्नर को मुतय्यन भी कर दिया वहाँ पर। मगर एक मुस्लिम फ़रीक जो हैं उन्होंने जो कोर्ट ने जिस कमिश्नर को मुतय्यन किया उसके ऊपर अपना एतराज़ जताया, मगर कोर्ट ने उनकी उस अर्ज़ी को ख़ारिज कर दिया और कहा कि जो हमने कमिश्नर मुतय्यन किया है वो ही आपका पूरा सर्वे करेगा। और सख्त अल्फाज में ये हिदायत भी दी कि अगर कोई कोर्ट की कार्रवाई में अगर रुकावट बनता है तो उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए, और अगर उस तहखाने जो नीचे 4 तहखाने जो बने हुए हैं अगर उसकी चाबी अगर नहीं मिलती है तो उस तालों को तोड़ दिया जाए। इतने सख्त अहकामात दिए कोर्ट की तरफ से। तो उसके बाद पूरी मस्जिद का सर्वे हो गया और आपने जैसा लगातार पिछले 3-4 दिन से ये न्यूज़ चैनलों पे देख रहे हैं कि 2-3 दिन तक लगातार उसका सर्वे चला और सर्वे के आखिरी रोज़ जो हौज़ है जिससे मुसलमान लोग वज़ू करते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि पहले के दौर में नल की लाइन वगैरह नहीं होती है, तो अगर आप कुतुब शाही मस्जिद या पुराने दौर की मस्जिद में जाएँ तो आपको हौज़ मिलता है और उसमें एक फव्वारा रहता है। अब तकरीबन मस्जिदों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर फव्वारे लगे हुए रहते हैं। तो कोर्ट के हुक्म के बाद उस हौज़ के पानी को सुखाया गया और जैसे ही वो हौज़ में से एक फाउंटेन नुमा चीज़ निकलती है उसके ऊपर एक अफवाह चला दी जाती है कि शिवलिंग मिल गया। तो किस तरह से, हालांकि कोर्ट का ये ऑर्डर था कि आप जो भी चीज़ मिलेगी उसको आप बंद लिफाफे में लाकर कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करेंगे, मगर कोर्ट के ऑर्डर की भी धज्जियाँ उड़ाते हुए जो हिंदू फ़रीक़ के जो वकील थे उन्होंने बाहर निकलते ही ये अफवाह उड़ा दी कि शिवलिंग मिल गए, बाबा मिल गए। तो ये इन्होंने जो हरकत की है ये खुल्लम खुल्ला इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई है, कोर्ट के फ़ैसले का मजाक बनाया है। पहले आप ये हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनका बयान सुनिए और एक उसके बाद एक जो हिंदू फ़रीक़ था इस केस में वो बाहर निकल के बड़े मस्त अंदाज में झूम झूम के कहता है कि बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। अब पता नहीं कौन से बाबा इनको मिल गए। आप पहले ये इस शख्स की ये वीडियो देखिए और ये हिंदू फ़रीक़ का जो वकील है, जहाँ हालांकि इसको ये जो चीज़ें हैं डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए थी, वो भी उसने बाहर आकर मीडिया वालों के सामने जो बात की, आप पहले इस वीडियो को सोहन लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए? सोहन लाल जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। चलते रहे लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। पक्ष कह रहा सब हवा हवाई
नहीं है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्षम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना ये है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया तो उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही सामने जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। अच्छा, क्या अंदर क्या बताए, लोग नाचने लगे। पक्षीय वकील विष्णु जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु जी, आज बताइए क्या अपडेट है, क्या चीजें मिली? देखिए, आज मस्जिद परिसर के अंदर जो वजू खाना है उसमें शिवलिंग मिला है और हमने मांग की है कि उसको संरक्षित किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और कोर्ट ने उस पर आदेश पारित किया है और ऑर्डर पास करके पुलिस कमिश्नर को और डीजीपी को ये निर्देशित किया है कि उस एरिया को सील करें। सीआरपीएफ के कमांडेंट उसकी सुरक्षा करेंगे और वहां पे किसी भी आदमी का प्रवेश। तो देखा नाजरीन आपने कि किस तरह से हिंदू फरीक के जो वकील है वो आकर कह रहे हैं कि शिवलिंग मिल गया। उसके बाद फिर क्या था कि मीडिया में तो एक धूम चल पड़ी और एक सिलसिला चल पड़ा और ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी गई उसको कि देखिए शिवलिंग मिल गया है। आज तक वालों ने उसको 4 फीट का शिवलिंग बताया, एबीपी वालों ने उसको 12 फीट का बताया। हालांकि अभी और कई गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स बाकी हैं। लगता है अब ये बढ़ते बढ़ते करीब 20 फीट 40 फीट तक का तो हो ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इनकी ज़बानी आप देखिए, एक टीवी चैनल कहता है 4 फीट का है, एक टीवी चैनल कहता है कि 12 फीट का है। कहीं भी आपने शिवलिंग इतनी बड़ी 12 फीट या 14 फीट का नहीं देखा होगा। हमने भी अपने कई मंदिरों में देखा है कि शिवलिंग कितना होता है और उसका क्या साइज़ होता है। हालांकि मस्जिद कमेटी के जो वकील थे उनका साफ साफ तौर पे ये बयान आ गया है कि वहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं था। वहाँ पे एक पुरानी मस्जिद जो फव्वारा था, जो हौज़ में वो फव्वारा है और उसमें एक होल भी है जिसके ज़रिए पहले पानी आता था और वो हौज़ को भरा जाता था। पहले आप ये मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं, आप उनकी ज़रा बात सुनिए। जी, वादी पक्ष का जिस तरह कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, बिल्कुल गलत है। मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं पाया गया है। मस्जिद में जहाँ वज़ूखाना है उसमें फव्वारा है और वो सिर्फ फव्वारा है और शिवलिंग में कोई छेद नहीं होता। फव्वारे में छेद होता है बीच में पानी निकलने के लिए। ये साबित है कि उसमें छेद है और वो सिर्फ फव्वारा है और उसे मिसगाइड किया जा रहा है और शिवलिंग कह करके सबको गुमराह किया जा रहा है। वादीगढ़ का ये कथन पूरी तरह गलत है। शिवलिंग है ही नहीं, असल में वो फुहारा था। फुहारे को निकालने के लिए टेक्निक अपनाई जाती है, वो उसी टेक्निक का एक पार्ट है, कतई वो शिवलिंग नहीं है। आप कह रहे हैं वो फव्वारा है, लेकिन हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि वो शिवलिंग है और वो कोर्ट में भी चलेगा इस बात। नहीं, अब उनका नजरिया बता रही है। जो एक्चुअली जो है वो फुहारा है, उसके अगल बगल टोटियां पानी की लगी हुई हैं और उसमें से पानी निकालने के लिए उसमें छेद भी है। वो फुहारे को प्रफुल्लित करने के लिए वो टेक्निक इस्तेमाल की गई है, उसको आप शिवलिंग कह रहे हैं, वो गलत है। वो गलत कह रहे हैं। तो आज इस बात को लेकर के कोर्ट ने ऑर्डर भी पास कर दिया सीलिंग को लेकर के, तो क्या आप लोगों की को बुलाया कोर्ट ने ऑर्डर पास करते वक्त, क्या आपको नोटिस दिया गया? मैं बता दूं, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट का ऑर्डर का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एज ए अधिवक्ता आज का पारित आदेश अगेंस्ट द प्रोसीजर, अगेंस्ट द लॉ, बायस ऑर्डर है। तो नाज़रीन देखा आपने कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष के जो वकील है वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं है, वो एक पुराना फव्वारा है, फव्वारे में छेद है और उसमें वहाँ पर जो वहाँ के जो कमिश्नर जो मुतय्यन किए गए थे कमिश्नर, उन्होंने भी उसके अंदर एक लोहे की शीख डाल के देखी जो 30-40 फीट तक अंदर गई थी। तो शिवलिंग में तो सुराख हो ही नहीं सकता, तो ये फव्वारा है। उनका मुस्लिम पक्ष के जो वकील है उनका कहना है। रईस साहब, आप बताइए कि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर वजू खाने का जब पानी निकाला गया तो वहां पर एक शिवलिंग है और वही विश्वेश्वर महादेव हैं। ये कहना उन लोगों का बिल्कुल गलत है। पानी वजू खाने का हम लोगों ने निकलवा दिया सुबह, और पानी निकलवाने के बाद वजू खाना करीब करीब लगभग हमको जहां तक लगता है, नाप तो हमें सही नहीं मालूम, उसकी लगभग 20 या 25 बाई 25 या 30 बाई 30 का ऐसा वो एक हाउस है वजू खाना। उसके चारों तरफ कम से कम 30 से 35 जो है टोटी लगी हुई है जिसे लोग मुसलमान लोग वजू बनाते हैं और वो वजू खाना पुराना है। और उस वजू खाने के बीचों बीच में एक गोल जैसे वो होता है, कुएं के चारों तरफ गोल होता है ना, उस तरह गोल वाल्व है। उस वाल्व के बीच में एक फाउंटेन, एक क्या कहते हैं उसको, फुहारा लगा हुआ है
वो फुवारा कुछ ऐसे शंकु आकार का होता है जिसके बीचों बीच एक छेद होता है जिससे पानी निकलता है, फुवारे का पानी, क्योंकि बहुत पुराना हो गया है और वो फुवारा पानी निकलना बंद हो गया, लेकिन छेद आज भी है। हमने जब उसको साफ करवाया पानी, उसको इन लोगों ने धुलवाया, कमिश्नर महोदय ने। आपने जब देखा तो क्या आपने कुछ सीख डाल के कुछ करके हमने कमिश्नर महोदय ने कहा कि इसको बीच में देखिए छेद है, इसमें सीख डाल के देखिए, तो उन्होंने सीख डाला, लंबी सीख डाला जो लगभग 30 से 35 इंची लंबी थी, पूरी की पूरी सीख उसके अंदर चली गई। तो आप ये कह रहे हैं कि जिसे शिवलिंग कह रहा है हिंदू पक्ष, वो असल में फुवारा है? वो असल में फुवारा है और उसी फुवारे के नाम पर ये लोग जो है पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं और इस तरह का हवा फैला रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक बात और आती है कि जिस तरीके से ये सारी कार्रवाई है एडवोकेट कमिश्नर के तहत चल रही है, देखरेख में चल रही है, गोपनीय है, और वो अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से लोग जाते हैं, उसकी बात को, संरक्षण की बात करते हैं, अदालत उसको सुनते हैं और एक आदेश पारित करते हैं। इस पूरे मैटर को आप लोग जुडिशरी के हिसाब से, न्यायपालिका के हिसाब से कैसे देखते हैं और क्या है ये? देखिए, आज हमारे यहाँ अब हम लोग तो सुबह 8 से लेकर के वहाँ कमीशन में लगे थे, 8 से 12 तक कमीशन की कार्रवाई का टाइम होता है। तो कमीशन की कार्रवाई करीब 10:35, 10:40 पर खत्म हो गई थी और लिखा पढ़ी में करीब 11 बज गए, क्योंकि दस्तखत हो गई, पूरी प्रोसीडिंग खत्म हो गई। दस्तखत होने के बाद ही कार्रवाई खत्म होती है। तो 11 बजे हम लोग वहाँ से खाली हुए, वहाँ से खाली होने के बाद हम लोग बाहर निकलते हैं। वहाँ करीब में थाना, जो करीबी थाना है वो चौक थाना होता है, हम लोग चौक थाने तक जाते हैं, लेकिन मीडिया की वजह से वहाँ से फौरी निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ी देर रुकना पड़ता है। रुकने के बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं तो 12 बज जाता है, करीब निकलते। इस तरह कोर्ट तक आने में तो कुछ समय लगता है और वहाँ पर सारे लोग मौजूद थे। हरिशंकर जैन वहाँ मौजूद नहीं थे। हरिशंकर जैन का बेटा जो था विष्णु जैन, वो वहाँ था। उसने करीब 10 बजे के आसपास ये कहा कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और हम लोगों को वहाँ जो है कमीशन के दौरान मोबाइल अलाउ नहीं होता। उसने एक मोबाइल किसी से मांगा और कहा मैं पिताजी से बात करनी है। दरअसल वहीं पर उन्होंने गुमराही पैदा कर दी। पिताजी से बात न, बीमार ना होकर के पिताजी को भेजा उन्होंने कोर्ट। हम लोग वहाँ कमीशन की कार्रवाई करते, उनके पिताजी ने यहाँ कोई दरखास्त वगैरह लगाई और फौरी यहाँ जो दरखास्त दी उस पर कोई आर्डर पारित हो गया। जो आर्डर पारित हुआ उसमें ये पारित हुआ, उन्होंने डिमांड की थी कि वहाँ बहुत संदिग्ध चीज मिल गई है और वहाँ शिवलिंग मिल गया है, इसलिए उसको सील कर दिया जाए, उस जगह को सील करा दिया जाए और मस्जिद में नमाजियों को जाने से रोक दिया जाए। केवल 20 आदमी वहाँ नमाज पढ़ने जाएंगे। कोर्ट ने फौरी उस दरखास्त को टेकअप करके फौरी एक आदेश पारित करके और आपको नहीं सुना, बेगर फौरी उन्होंने पारित कर दिया एक आदेश और उस आदेश की कॉपी जो है स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ के कमिश्नरेट को, जिला इंतजामिया को, सबको सर्कुलेट करा दिया। इसकी सूचना हमें रास्ते में मिली कि यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आकर के उसको ताला लगवा रहे हैं। तब हमने यहाँ आके पता करने की कोशिश की तो पता लगा यहाँ एक आदेश पारित हो गया है और एक दरखास्त पड़ी थी। हमने देखा जाकर के तो उस आदेश को देखा तो उसमें इस तरह के आदेश हमें दूसरे लोग जो सीढ़ी पर उतरे तो उन्होंने दिखाया कि देखिए इस तरह का आदेश जो है पारित है यहाँ पे। तो आप तो आज ये बात कह रहे हैं या लग रही है कि आपका पक्ष कोर्ट ने नहीं सुना ये आदेश पारित करने से पहले, जो आदेश पारित किया है वजूखाना को सील करने का। हमें ना बिल्कुल हमें ना सुना गया, ना इस बात की हमें कोई भनक लगने दी गई कि कोई ऐसी दरखास्त आई है, क्योंकि आमतौर से दरखास्तें जो होती है सुबह अगर 12 बजे तक पड़ती हैं तो 2 बजे के बाद सुनवाई होती है। हमेशा इस मुकदमे में 2 से 2:30 के बीच में ही सुनवाई होती है या कोर्ट खाली करा के इत्मीनान से इस कोर्ट की सुनवाई होती है। लेकिन इसे जो ही दरखास्त दिया गया तो ही इसे सुन लिया गया। और आज जो है हमारे यहाँ पता लगा, पहले से ही मालूम था कि नो एडवर्स ऑर्डर भी पारित है, ये उसकी कॉपी भी हमारे पास है। मतलब नो एडवर्स ऑर्डर का मतलब नो एडवर्स ऑर्डर का मतलब कि आज कोई न्यायालय किसी के खिलाफ एक पक्षी रूप से कोई भी आदेश पारित नहीं करेगी। अच्छा, ये हमारे यहाँ बाहर से प्रस्ताव पारित है। क्यों? इसके पीछे का कारण? आज यहाँ कलेक्ट्रेट में जो है छुट्टी है और सिविल कोर्ट जो है कलेक्ट्रेट में छुट्टी है, इसलिए सिविल को बहुत से लॉयर यहाँ नहीं आए हैं। तो अगर जो नहीं आए हैं तो वो मुकदमे में कैसे आईपीआर हो पाएंगे? इसलिए यहाँ की जो बार होती है इस तरह के आदेश पारित करती है, सभी बार पारित करती है इस तरह के आदेश कि जब अधिवक्ता न हो तो उनकी गैर मौजूदगी में कोई ऐसे आदेश न पारित हो जाए तो इस तरह के एक आदेश पारित कर जाते हैं। ऐसे में कोर्ट इस बात का ख्याल रखती है कि जिसमें पार्टी होती है उसी में कोई आदेश पारित होते हैं, पार्टी के न रहने पर कोई आदेश पारित नहीं होते। रईस साहब, और एक तवज्जो तलब बात यह है नाजरीन कि जिस तरह से अभी कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट भी नहीं की गई और किस तरह से एक शिवलिंग निकली उसका अफवाह बनाकर फ़ौरन एक शख्स जो है वो कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट फ़ौरन ये एक
ऑर्डर पास कर देती है कि वो जो हिस्सा वज़ू खाने का हिस्सा है उसको फ़ौरन सील कर दिया जाए, उसको वहाँ जाने की इजाज़त न दी जाए और सिर्फ मस्जिद में 20 मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने का मौका दिया जाए। ये निचली सतह की जो अदालत है उनका ये हुक्म था। और किस तरह से अभी ना कोर्ट ने जो सर्वे की रिपोर्ट आई है वो देखी, न जो कोर्ट ने जो खुद जो वीडियोग्राफी करने का हुक्म दिया था न उस वीडियोग्राफी को देखा। फिर एक तरफा एक फ़ैसला किस तरह कर लिया गया कि वहाँ पे शिवलिंग निकला है और कोर्ट ने भी ये बात को मंजूर कर लिया कि वहाँ पे शिवलिंग था, क्योंकि कोर्ट का जो बयान आया है कि वहाँ पे जो शिवलिंग निकला है उस हिस्से को हदबंदी कर दीजिए, उसकी फ़ौरन उसकी हदबंदी कर दीजिए और वहाँ पे किसी को जाने का मौका ना दिया जाए। और सीआरपीएफ के कमांडेंट को वहाँ की अदालत जो है फौरी हुक्म देती है कि वहाँ पे आप उसका चार्ज संभाल लीजिए, किसी को आने जाने की इजाज़त वहाँ पे नहीं रहेगी और सिर्फ 20 मुसलमानों को वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई। तो ये किस तरह का फ़ैसला है, ये हर एक की समझ के बाहर है, क्योंकि अदालत को इतनी क्या जल्दी थी कि अदालत फ़ौरन एक फ़रीक़ का जो मुद्दा है वो सुनते हुए, हालांकि सुनना होना ये चाहिए था कि अदालत जब 2 फरीक़ों की बात सुनती उसके बाद कुछ एक फ़ैसला सादर किया जाता, मगर अदालत ने किस तरह से किस जल्दबाजी में सिर्फ एक फ़रीक़ की बात सुनी। ना ही अदालत में अभी रिपोर्ट पेश की गई, ना वहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ़ी की गई उसको पेश किया गया, ना जहाँ की जो वीडियोग्राफी की गई उसको ना पेश किया गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि अदालत को और जज साहब को इतनी क्या जल्दी थी कि उन्होंने फ़ौरन ये फ़ैसला सादिर कर दिया कि उस एरिया को फ़ौरन सील कर दिया जाए और वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त ना दी जाए। नाज़रीन, मैं आपको ये तवज्जो पिछले एक 6 महीने की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जब यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिदा किया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी का लब व लहजा क्या था औरंगज़ेब के बारे में और जितने भी मुग़ल बादशाह गुज़रे हैं उनके बारे में हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का जो लब व लहजा था, मैं आपको पहले इनकी ये थोड़ी सी वीडियो बता देना चाहता हूँ और अब इसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये साजिश का जन्म कहाँ से हुआ और ये साजिश कहाँ से पनपी और इसको कहाँ से बढ़ावा मिला और इसको किसने मौका दिया। पहले आप ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो पिछले दिसंबर में उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इफ्तिदा करते वक्त जो तकरीर की थी, आप उस तकरीर को मुलाहिजा कीजिए। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। तो सुना आपने नाज़रीन के किस तरह से हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म एक बयान दे रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इफ्तिताई तकरीब के मौके पर। तो ये हालात कहाँ से बनते आ रहे हैं और हालात कहाँ इसका रुख क्या इख्तियार करेंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही अदालत ने इस वज़ू खाने को सील करने का हुक्म दिया, फ़ौरन हमारे उत्तर प्रदेश के जो नायब वज़ीर आला हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका एक ट्वीट सामने आ जाता है कि हिंदुओं की जीत हो गई।
ये हिंदुओं की जीत कहाँ से हुई, ये आपको सोचने की बात है कि अभी तो फैसला पूरी तरह से आया भी नहीं है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो नायब वज़ीर आला है केशव प्रसाद मौर्य, उनका ये ट्वीट देखिए, आप देख के आप खुद समझ जाएंगे कि इसके पीछे के हक़ाइक़ क्या हैं। और एक ट्वीट मैं आपको नाज़रीन बताना चाहता हूँ, जो मुजफ्फरनगर दंगों का जो आरोपी था जिसका नाम संगीत सोम है, मैं आपको मेरे इस स्क्रीन पे अब इसकी वीडियो आप इसकी फ़ोटो देख रहे होंगे आप, ये संगीत सोम है और ये फ़ैसला आने से कुछ दिन पहले एक ट्वीट करता है। वो ट्वीट भी आप देखिए, हमारे स्क्रीन पे आपको चल रहा है कि 1992 बाबरी मस्जिद की बारी थी, 2022 ज्ञान वापी की बारी है। तो आप ये सोचिए कि साजिश कहाँ से जन्म ले रही है और इनके पीछे कहाँ किन किन ताकतों का हाथ कार फरमा है और इनके पीछे पीछे कौन लोग हैं और कौन लोग हैं जो इस तरह की एक 5 औरतों को पकड़कर उनसे अर्जी दाखिल करवा रहे हैं और किस तरह से अदलिया के एक हिस्से को इन्होंने अपना ग़ुलाम बना रखा है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह के हालात और जिस तरह के फ़ैसले निकल कर आ रहे हैं उसमें अदालतों का किरदार मशकूक होता जा रहा है। क्योंकि अदालतों के जो फ़ैसले आ रहे हैं एक फ़रीक़ को सुने बगैर जिस तरह से निचली सतह की ये अदालतें जो वहाँ के जज फ़ैसले कर रहे हैं, पता नहीं उनकी मजबूरी क्या है या उनका कोई लालच इसमें है। क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों ने अदालत के फ़ैसलों के ऊपर अपने शक व शुबहात का इज़हार किया था जो आज सच होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट से भी जो आज बात निकल कर सामने आई है उससे भी कई लोगों को मायूसी हुई है। क्योंकि पिछले कुछ दिन कबल जब ये सर्वे चल रहा था तो एक मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी कि इस सर्वे को रोका जाए, इस सर्वे के ख़िलाफ़, क्योंकि ये 1991 रिलीजियस ऑफ वर्शिप एक्ट के ख़िलाफ़ है और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके भी ख़िलाफ़ है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी 4-5 दिन का टाइम ले लिया और जब वहाँ पे सर्वे पूरा हो गया तो आज सुप्रीम कोर्ट की एक बैठक हुई और इस अर्जी जो दाखिल की गई इसको जो सुन रहे हैं इसमें 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं और जस्टिस PS नरसिम्हन हैं। ये वही जस्टिस चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद का जो फ़ैसला दिया था वो बेंच में ये DY जस्टिस चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। और ये जो PS नरसिम्हन हैं, आप जो एक जज बन के बैठे हैं, उस टाइम पे ये लॉयर थे, ये एक वकील थे। और नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं, और ये जो PS नरसिम्हन साहब हैं उस वक्त ये बाबरी मस्जिद की मुखालिफत में जो हिंदू पक्ष का एक केस लड़ रहे थे और राम मंदिर के हक़ में ये फ़ैसला राम मंदिर के हक़ में ये केस लड़ रहे थे। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो दोनों भी जजेस साहिबान हैं उनका ताल्लुक़ पिछली बाबरी मस्जिद केस से है। आप अगर इसके ऊपर गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे तो आपको इनकी हिस्ट्री, इनके विकिपीडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह से ये दोनों जज का ताल्लुक़ पिछले बाबरी मस्जिद का जो मसला चला था हमारे मुल्क में, जिसने पूरे आलमी सतह पर हमारे मुल्क की नाक कटा दी थी, ये फ़ैसले में ये दोनों का भी बहुत बड़ा रोल रहा नाज़रीन। तो आप लोग समझ सकते हैं, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से इंसाफ निकल कर हमारी अदालतों से आएगा, किस तरह से एक फ़रीक़ जो अदालत में जाता है उसको इंसाफ मिलेगा। ये एक अहम मुद्दा है, इस पे हम सबको सोचने की ज़रूरत है नाज़रीन। और हम इसके ऊपर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इस केस में आगे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको अपने अगले वीडियो में उसको बताते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।